हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे महान भारतीय मरुस्थल यानी कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये मैप जो आप देख रहे हैं इंडिया का, इसमें ये राजस्थान जो शेड कर रखा है, राजस्थान का आधा हिस्सा ही जो है वो शेड कर रखा है। ये क्या है? ये रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल एरिया है। यहाँ पर रेत वगैरह जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसी के बारे में, इसी क्षेत्र के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भारत के दक्षिण पश्चिम में एक गर्म, शुष्क और रेतीला क्षेत्र स्थित है। इस क्षेत्र को महान भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में क्या है? एक गर्म और शुष्क और रेतीला क्षेत्र है जिसको कहा जाता है थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल। यहाँ बहुत कम जल और वनस्पति पाई जाती है। इसकी स्थिति और आकार देखें। महान भारतीय मरुस्थल राजस्थान के पश्चिम भाग में फैला हुआ है। यह मरुस्थल अरावली की पहाड़ियों से पूरब की ओर 500 किलोमीटर तक तथा पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। दक्षिण पश्चिम में मरुस्थल गुजरात के कच्छ की भूमि को छूता है। ठीक है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ये गुजरात है। गुजरात में ये जो कच्छ है उसकी भूमि को छूता है और यहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान में भी इसका कुछ हिस्सा टच करता है और राजस्थान जो कि यहाँ तक फैला हुआ है, इसका जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर ये पूरा थार मरुस्थल कहलाता है। नेक्स्ट है सैंड ड्यून्स यानी कि बालू टीला या रेत के टीले। ठीक है, यहाँ पे टिब्बा नहीं आएगा बल्कि आएगा यहाँ पर टीला। ठीक है, बालू टीला या रेत का टीला। मरुस्थल में रेत की छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं। इन पहाड़ियों को बालू टीला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो रेत होती है वो हवा के माध्यम से उड़ करके एक जगह इकट्ठी हो जाती है जो छोटे छोटे टीलों का रूप ले लेती है। इसी को हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स या बालू टीला। ये देखिए, ये इमेज आप देख रहे हैं, पिक्चर आप जो देख रहे हैं, इसमें जो सैंड है वो एक जगह इकट्ठी हो गई है जिसने एक टीले का रूप ले लिया है। इसको हम बोलते हैं बालू टीला या रेत का टीला। मरुस्थल में धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं। ये आंधियाँ अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती रहती हैं। यही कारण है कि बालू टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ये पिक्चर में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, जब हवाएं चलती हैं तो ये रेत जो होती है वो एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर इकट्ठी होती चली जाती है और इसी तरीके से बालू टीले जो हैं यानी कि रेत के टीले जो हैं वो निर्मित होते हैं। उसके बाद है जलवायु। मरुस्थल में गर्मियों में दिन बड़े और बहुत गर्म होते हैं। दिन के समय जो सूरज होता है उसकी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दिन के समय गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। इस भाग में धूल भरी आंधियाँ चलती रहती हैं। सर्दियों में दिन सामान्य तथा रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। मरुस्थल इलाके जो होते हैं वहाँ पर दिन तो गर्म होते हैं लेकिन जो रातें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, क्योंकि रेत जो होती है उसकी एक खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। कुछ स्थानों पर कई कई वर्षों तक वर्षा नहीं होती। केवल नागफनी, कीकर, बबूल के कांटेदार पौधे ही यहाँ पर उगते हैं। मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर एक तो वर्षा बहुत कम होती है। इसी कारण से इन क्षेत्रों में जो कांटेदार पौधे होते हैं जैसे नागफनी, कीकर और बबूल, यही पौधे ज़्यादातर उगते हैं क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। जल की कमी मरुस्थल में सबसे बड़ी समस्या है। मरुस्थल जो है यहाँ पर पानी की कमी होना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बहुत किलोमीटर दूर तक जा कर के, काफ़ी किलोमीटर तक जा कर के तब पीने का पानी भरकर लाना पड़ता है। यहाँ पीने का पानी भी सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाता। घरेलू प्रयोग के लिए जल प्राप्त करने के लिए यहाँ के पुरुषों और महिलाओं को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। लूनी एकमात्र नदी है जो भारतीय मरुस्थल में बहती है। ठीक है, लूनी जो है नदी का नाम है। लूनी जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है जो भारतीय मरुस्थल में बहती है और इसी के सहारे सभी लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो पानी प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में सतलुज तथा इसकी सहायक नदियों के जल को एक लंबी नहर के द्वारा मरुस्थल की ओर मोड़ दिया गया है। इस नदी का नाम इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर है।
ठीक है। सतलुज नदी और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनको एक नहर के द्वारा, और उस नहर का नाम क्या है, गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर जो है उसके माध्यम से मरुस्थल की ओर मोड़ दिया गया है, ताकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनको पर्याप्त पानी की मात्रा जो है वो प्राप्त हो सके और उनको पानी लेने के लिए किलोमीटर तक या काफ़ी दूरी तय ना करनी पड़े। उसके बाद टॉपिक है मरु उद्यान, दैट मीन्स ओसिस। कुछ स्थानों पर प्राकृतिक रूप से भूमिगत जल सोते भूमि की सतह पर आ जाते हैं, ऐसे स्थानों को मरुद्यान कहते हैं। ऐसे स्थानों पर खजूर, ताड़, कीकर और बबूल आदि के वृक्ष उग जाते हैं। अधिकतर गांव मरुद्यानों के निकट स्थित होते हैं। मरुद्यान के आसपास लोग गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना, मक्का आदि फसलें उगाते हैं। ठीक है। मरुद्यान में क्या है, वो क्षेत्र या वो इलाका जहाँ पर पानी भूमिगत जल से ऊपरी सतह पर आ जाता है, यानी कि भूमि के अंदर भाग पे ना होकर भूमि की सतह पर आ जाता है, और वहीं पर ताड़, कीकर और बबूल जैसे जो पेड़ होते हैं, खजूर के जो पेड़ होते हैं वो उग जाते हैं। और ज़्यादातर गांव के लोग जो हैं वो इसी मरुद्यान के आसपास अपने अपने घर बसा लेते हैं, ताकि उनको पानी के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। और इसी की सहायता से वो यहाँ पर गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना और मक्का की खेती करते हैं। ये देखिए, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पर पानी है और इसके आसपास पेड़ पौधे भी हैं और साथ ही साथ लोगों के घर भी आपको दिख रहे होंगे। तो इसी तरीके से इसको कहा जाता है मरुद्यान, जहाँ पर लोग मरुस्थलों में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको ये जो 3 प्रश्न दिख रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? मरुस्थल में किस प्रकार के पौधे उगते हैं? इसमें पौधे की स्पेलिंग गलत है, ज़रा सही कर लीजिएगा। ठीक है। ये तीनों प्रश्न जो है वो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, और साथ ही साथ मरुस्थल से संबंधित कुछ पिक्चर्स जो हैं वो एकत्रित करनी है और आपको अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है, चिपकानी है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।